ओके, जो अगली चीज़ है, ना लेट्स सी कि हम कितना कवर कर पाते हैं, जितना टाइम हमारे पास रहता है, और क्लास भी आखिरी है. बट व्हाट आई वांट टू कवर आर टू कॉन्सेप्ट्स, रिग्रेशन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन. कोरिलेशन को हमने लफ्ज़ों में तो देख लिया है, एसोसिएशन के साथ हमने कोरिलेशन का लफ्ज़ यूज़ किया था. लेकिन कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिक्स में टेक्निकल टर्म भी है. और तो लेट्स सी कि हम ये दोनों अभी कवर कर पाएंगे या नहीं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ये दोनों टर्म्स आती कब है? अभी तक पूरे कोर्स में हमने सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाले डेटा के साथ काम किया है. यूनिवेरिएट डेटा, सिंगल वेरिएबल वाला डेटा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्विज मार्क्स. अब इसमें एक ही वेरिएबल है. वो वेरिएबल है कि क्विज में आपके कितने नंबर आए थे. किसी बंदे के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2 एंड सो ऑन. पूरे कोर्स में हमने यही किया है, यूनिवेरिएट डेटा के साथ काम किया है हमने. लेकिन अगर आपके पास बाय वेरिएट डेटा आ जाए, बाय वेरिएट डेटा, विच मीन्स 2 वेरिएबल्स अब आ गए हैं जुड़े हुए. फॉर एग्जाम्पल son's height and father's height. अगर मैं इस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ कि क्या बेटे की हाइट बाप की हाइट जैसी होती है या कोई रिलेशन नहीं है इनके आपस में, आप लोगों को क्या लगता है? क्या बेटे की हाइट बाप की हाइट की तरह की होती है, या बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक से दूसरे को? यस सर, की तरह होती है. यानी इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप है, आप ये कह रहे हैं? जी सर. ठीक है. ये जो रिलेशनशिप्स है ना, और मैं बड़े रफ इसको यूज कर रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स या बाय वेरिएट डेटा, is captured by these 2 concepts, regression and correlation. तो अब हम जो भी पढ़ने लगे हैं ये बाय वेरिएट डेटा के लिए, 2 वेरिएबल्स के बारे में. एक एग्जांपल ये भी हो सकती है 2 वेरिएबल्स का, कि महीना, और एक वेरिएबल है महीना, दूसरा वेरिएबल है बारिश, कि कितनी बारिश हुई. तो क्या महीनों का और अमाउंट ऑफ रेन का कोई होगा रिलेशनशिप? जी सर. सो यू गेट द पॉइंट नाउ कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स के आपस में कोई डिपेंडेंसी या आपस में कोई रिलेशनशिप, उसको किस तरह से देखा जा सकता है. उनके लिए ये टर्म्स, ये मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन के. सो
सो लेट्स से कि मेरे पास दो एक्सिस थे, ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे मैंने फादर्स हाइट लिखी और वाई एक्सिस पे मैंने सन्स हाइट लिखी। और मैंने अब डेटा इकट्ठा कैसे किया, मैं फादर सन पेयर्स इनको मैंने देखा और इस तरह के लेट्स से मैं कोई कैपिटल N पेयर्स लेके आया जिसमें फादर की हाइट, पहला जो पेयर था उसमें फादर की हाइट सन की हाइट, दूसरा जो पेयर था उसमें फादर की हाइट सन की हाइट, और लेट्स से कैपिटल N पेयर्स से फादर की हाइट और सन की हाइट। और अब जाके मैं इनको प्लॉट करता हूं, यानी मैं F1, S1, ये x, y नहीं है, ये 2D में प्लॉट नहीं, पॉइंट होगा एक कि जैसे F1 ये था और उस बाप का जो बेटा था उसकी हाइट थी ये S1, तो ये 2D एक पॉइंट आ गया मेरे पास। तो इस तरह मेरे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। एक पेयर था जिसके इस तरह फादर हाइट ये थी, सन हाइट ये थी, एक पेयर ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यहां तक कोई सवाल, कंफ्यूजन तो नहीं कि हम अभी कर क्या रहे हैं, ये प्लॉट कैसे हो रहा है? सब डिफरेंट है। मैंने एन लोग घरों में गया और मैंने कहा कि यार आप बाप अपनी हाइट बता दे और जो सबसे बड़ा बेटा है वो अपनी हाइट बता दे। और इस तरह मैं एन को कह लें कोई 1000 घर थे, 1000 घरों में गया, तो इधर मेरे पास 1000 पॉइंट्स आ जाएंगे। हर पेयर जो है वो यहां पे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है ना। राइट, तो ये एक पेयर है, ये कोई और पेयर है, उसमें फादर की हाइट ये है और सन की हाइट ये है, एंड सो ऑन। ये जो हमने प्लॉट बनाया है इसे कहते हैं स्कैटर डायग्राम, क्योंकि मैंने सारे जो मेरे पॉइंट्स थे ना, डेटा पॉइंट्स, उनका स्कैटर बना दिया कि किस तरह से स्कैटर्ड है, ठीक है, ऐसा स्कैटर डायग्राम। और इस स्कैटर डायग्राम यानी टू बाइवेरिएट डेटा को समराइज करने के, नंबर्स में समराइज करना है मैंने इसको, इस डायग्राम को मैंने नंबर्स में समराइज करना है। इसकी एक समरी ये है कि इन सारे 2D के जो पॉइंट्स थे इनका एवरेज पॉइंट क्या बनता था, यानी फादर्स की एवरेज हाइट, लेट्स कॉल इट F बार, और इसी तरह जो बेटे थे उनकी एवरेज हाइट, लेट्स कॉल इट S बार। तो ये पूरे डेटा का मीन वाला पॉइंट है पर्पल। ओके, तो इसका मतलब है कि मैं इसको समराइज करने के लिए मैं म्यू निकाल सकता हूँ फादर का एवरेज और सन्स की एवरेज, ठीक है। एक तो ये हो गए, 2 नंबर हो गए ये। और मैं क्या समराइज कर सकता हूँ, इससे तो ये पता लगता है कि लोकेशन क्या थी। ये स्कैटर का जो फैलाव है ये मालूम हो जाता है मुझे, स्कैटर का फैलाव। यस सर, हो जाएगा। ये मीन से पता लग रहा है? नो सर। मीन से नहीं पता लगेगा, किस चीज से पता लगेगा? सर ये ना
सर ये तो हमने स्प्रेड वाले पढ़े हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन से पता लगेगा, राइट। तो अब मेरे साथ रहिएगा, ये पॉइंट है फादर सन हाइट, और मैं इसकी सिर्फ फादर की जो हाइट है वो देख रहा हूँ। इधर भी मैं फादर की हाइट देख रहा हूँ, सारों में मैं फादर की हाइट देख रहा हूँ। अब मैं ये सारों के तो ऑरेंज बार्स नहीं ड्रॉ करूँगा। आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैं हर पेयर में फादर की हाइट देखने लगा हूँ, सिर्फ फादर की हाइट। इसका मतलब है मेरे पास सारे जो फादर्स की हाइट्स है ना, वो इस तरह करके ये ऑरेंज पॉइंट्स आ जाएंगे सिर्फ फादर वाले एक्सिस पे। आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। यानी मैंने सन की हाइट देखी नहीं, मैं सिर्फ फादर्स की हाइट देख रहा हूँ। वेल, अगर मैंने फादर की हाइट्स देख रहा हूँ तो ये तो ऐसे ही है कि जैसे मेरे पास यूनिवेरिएट डेटा है, कोई कुछ यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, हर जगह पड़ा है। इस डेटा से तो मैं दो चीज़ें बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, म्यू एफ यानी इनकी एवरेज और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन। अग्रीड और नॉट? अग्रीड और नॉट? क्या कंफ्यूजन है इस बात में? एग्रीड सर। राइट। इनका मीन मैं निकाल लूंगा और मीन के इर्द गिर्द स्प्रेड भी फिर मालूम हो जाएगा। ये सेम हरकत मैं सन्स वाली हाइट्स के साथ भी कर सकता हूँ, यानी सन्स वाले सन्स का डेटा अगर मैं इधर प्रोजेक्ट करता हूँ, ये सिर्फ सन्स की हाइट्स हैं, फादर की हाइट मैं देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ सन्स की हाइट देख रहा हूँ। वेल, तो मेरे पास सन्स का डेटा हो जाएगा, इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और इस डेटा का भी कोई ना कोई एवरेज पॉइंट तो होता होगा, वो सन्स की एवरेज हाइट होगी। इस डेटा का कोई ना कोई स्टैंडर्ड डिविएशन होती होगी, वो सन्स की स्टैंडर्ड डिविएशन होती होगी। सो अब मैंने स्कैटर डायग्राम को फिलहाल 4 नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 नंबर्स तो थे इनकी एवरेज और 2 नंबर्स थे इनकी स्टैंडर्ड डिविएशंस। यानी अगर मैं आपको ये 1000 डेटा पॉइंट्स ना देता, या तो मैं ये 1000 डेटा पॉइंट्स अपने पास रख लूं, हर डेटा पॉइंट में 2 नंबर हैं, तो 2000 नंबर्स या तो मैं जेब में कैरी करूं, या फिर मैं स्कैटर डायग्राम में ये सारे के सारे ड्रॉ करूं, या समरी मैं सिर्फ ये 4 नंबर कैरी कर लेता हूं, सिर्फ 4 नंबर, ठीक है। तो दैट्स अ गुड समरी ऑफ माय बाइवेरिएट डेटा। एक चीज अभी मिसिंग है, एक और नंबर है जो हम कैरी करेंगे, और उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि लेट्स से आपके पास इसी तरह बाइवेरिएट डेटा है, और वो डेटा लेट्स से ऐसे पड़ा है, और मेरे पास एक और बाइवेरिएट डेटा का सेट पड़ा है, और वो सेट है वो भी ऐसा ही है। अब आप नोट कीजिएगा, ये दोनों जो मैंने डेटा सेट्स बनाए हैं, इसमें पहले वेरिएबल की एवरेज शायद इधर हो, μ1 कह देता हूँ, और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी को होगी, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी बना दी, थोड़ी होगी।
इसी तरह दूसरे वेरिएबल का मीन इधर होगा और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन इतनी होगी। एंड यू विल नोटिस, मैं तो वैसे रफ सा बनाया कि इवन दो ये डेटा सेट्स क्लियरली विजुअली आपको नजर आ रहा है कि ये फर्क डेटा सेट्स हैं। एक जो है वो पतला सा स्कैटर डायग्राम है, दूसरे में बॉल की शेप का थोड़ा राउंडेड स्कैटर डायग्राम है, लेकिन इनके मीन वैल्यूज सेम आ जानी है, इनकी वेरिएंस भी सेम आ जानी है दोनों डायरेक्शंस में। यानी मैं आपको नंबर्स के साथ एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके दे सकता हूं, पर आई होप यू विल बिलीव मी व्हेन आई से कि इस तरह का केस कभी भी आ सकता है कि ये जो 4 नंबर जो हमने कहे थे कि इससे स्कैटर डायग्राम समराइज हो जाएगी, ये 4 नंबर सेम हो सकते हैं फॉर डिफरेंट स्कैटर डायग्राम्स। इन दो स्कैटर डायग्राम्स में फर्क है क्या? विजुअली क्या फर्क है? आप लोगों को क्या नजर आता है? बताइए, क्या ये फर्क है या सेम है? फर्स्ट वाली डायग्राम में डाटा कम है। नहीं, बराबर है। लेट्स से बराबर पॉइंट्स, लेट्स से नंबर ऑफ पॉइंट्स वो बराबर ठीक है। है, वो ठीक है। हाँ, तो आप लोग कहते हैं कि ये वाली थिन है और ये वाली थिक है, दैट्स व्हाट यू से। जबकि म्यू जो है दोनों के वो सेम निकल आए, म्यू 2 सेम निकल आए, स्टैंडर्ड डिविएशन सेम निकल आई। इन 4 नंबरों ने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अगर कोई डिफ्रेंशिएट करता है इन दो स्कैटर्स में तो वो ये थिननेस और थिकनेस है, जो आप लोग जिसको थिन और थिक कह रहे हैं। इसको अब हम जरा फॉर्मलाइज कर लेते हैं। ये जो थिन और थिक वाला कॉन्सेप्ट है ना, असल में हम जो कॉन्सेप्ट अब लाना चाह रहे हैं वो है कोरिलेशन का। ठीक है, कोरिलेशन का। और कोरिलेशन में एक नंबर निकालूंगा, जस्ट लाइक मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन एक नंबर था, कोरिलेशन एक नंबर आएगा। ठीक है, और कोरिलेशन इस थिननेस और थिकनेस को डिफाइन कर रहा होगा। इनफैक्ट पहले उसकी अंग्रेजी पे आते हैं। इधर अगर मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू थी मेरे पास वो ये थी, और इधर भी बता दूं वही वाली एक्स एक्सिस पे वही वाली वैल्यू ब्लू में, मुझे बताएं आप वाई एक्सिस की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पहले केस में एक्स एक्सिस में वैल्यू ये ब्लू वाली है, वाई में कोई रेंज बता सकते हैं आप कि वाई का क्या आंसर होगा? परहैप्स यहां से यहां तक कोई आंसर है ना? ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, या ये तो नहीं आंसर हो सकता। डू यू एग्री? यस सर। ओके, सो जब आपने x की एक वैल्यू दी है ना, तो आप कहेंगे ये जो ब्लू सर्कल है इसमें मे बी ब्लू जो भी राउंडेड शेप है मे बी y इधर कहीं लाई करता होगा फॉर दिस x, पर इधर और इधर आप नहीं कहेंगे। अच्छा, जब आप सेकेंड डायग्राम में आते हैं तो आप कहते हैं अच्छा वही वाला x दिया मैंने। अब जब आप प्रिडिक्ट करते हैं कि y क्या होगा, तो y की शायद आप वैल्यूज कहेंगे यार इधर हो सकती है। यस और नो? यस सर। हाँ, इसका मतलब है कि जब मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में x दिया और आपने y निकाला, तो y is more strongly associated with x, क्योंकि x से y की वैल्यू ज्यादा अच्छी प्रिडिक्ट की जा सकती है। लेकिन दूसरी एग्जांपल में, दूसरे स्कैटर डायग्राम में y is less strongly associated with x. Do you guys agree? क्योंकि सेकेंड डायग्राम में जब मैं आपको x देता हूं
तो आप y की वैल्यू उतनी सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, आप एक ज़्यादा बड़ी रेंज दे दी कि यार यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। डू यू गाइस एग्री? यस सर। ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है ना, इसे कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन का एक फॉर्मूला हम लेके आएंगे, ये मेजर करेगा। जिस तरह मीन जो है वो लोकेशन का मेजर था, स्टैंडर्ड डिविएशन स्प्रेड का मेजर था, कोरिलेशन जिसे कहते हैं इट इज अ मेजर या इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कि ये कितने स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं दो वेरिएबल्स। एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे पॉइंट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इस किस्म के हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि x की ये वैल्यू है, या अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैं यहां पे था पहले और मैं x को इंक्रीज करता हूं, अब मुझे बताएं y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। पहली एग्जांपल में करते हैं, मैं x को इंक्रीज करता हूं तो आप क्या कहेंगे, y इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फर्स्ट फिगर में व्हेन x इंक्रीजेस विल y इंक्रीज? सर इंक्रीज होगा। जनरली यस। सेकेंड फिगर में व्हेन x इंक्रीजेस विल x इंक्रीज y इंक्रीज? यस सर। जनरली इट विल इंक्रीज। थर्ड फिगर में व्हेन x इंक्रीजेस y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज होता भी नजर आ रहा है, यानी ऊंचा बड़ी वैल्यूज भी हैं, छोटी वैल्यूज भी हैं। ऑन एवरेज आप कुछ भी नहीं कह सकते। पहली फिगर में ऑन एवरेज आप कुछ कह सकते थे कि यार y इंक्रीज हो रहा है, इधर भी ऑन एवरेज आप कहेंगे y इंक्रीज हो रहा था। थर्ड फिगर में ऑन एवरेज यू से यार नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं x आप मुझे बताएं, मैं y प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अग्रीड? तो इसका मतलब है कि यहां पे x और y में देयर इज नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो ये कोरिलेशन का मेजर है। कोरिलेशन जो है ना, अगर विजुअली देखा जाए तो कोरिलेशन इस तरह के स्प्रेड को मेजर कर रहा है। ठीक है, रफली स्पीकिंग। और ये तो बिल्कुल ही राउंड है, इसका तो मैं कोई कुछ भी नहीं, कोरिलेशन जीरो है इसकी। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला देखते हैं कि ये स्प्रेड, ये नंबर कैसे लेके आऊं इसके लिए मैं। ठीक है, कोरिलेशन का फॉर्मूला ये है, बल्कि पूरा प्रोसीजर ही देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास वेरिएबल x है और वेरिएबल y है। x की कोई पहली वैल्यू होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की पहली वैल्यू होगी, x की दूसरी वैल्यू y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, एंड सो ऑन, जितने भी डेटा पॉइंट्स थे आपके पास। आप x को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते थे? यानी x को अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स में ऐसे लिख दूं, इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस x का मीन डिवाइडेड बाय x की स्टैंडर्ड डिविएशन। याद है स्टैंडर्डाइजेशन, z स्कोर, जब नॉर्मल कर्व पढ़ रहे थे, ये z स्कोर है। ओके, आप y के साथ भी यही कर सकते हैं कि y भी अपने हिसाब से जो भी y की पहले वैल्यूज थी माइनस y का मीन ओवर y की स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये दोनों
अब जी स्कोर्स वाली शक्ल में आ गए। इसी तरह n डेटा पॉइंट्स। अभी तक आप मेरे साथ हैं। मैंने अपने वेरिएबल x को स्टैंडर्डाइज कर लिया, वेरिएबल y स्टैंडर्डाइज कर लिया। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। यस ओके। ये था स्टेप 1। कि मैं लिख देता हूं कि ब्लू वाला काम ये स्टेप 1 है कि दोनों को स्टैंडर्डाइज कर लें। स्टेप 2 है कि ये जो दो आपके पास स्टैंडर्डाइज स्कोर्स आए हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये स्टेप 2 है। यानी ये जो पहले डेटा पॉइंट का जो x था स्टैंडर्डाइज्ड, उसको पहले डेटा पॉइंट के स्टैंडर्डाइज्ड y से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ, एंड सो ऑन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से अगर फादर सन हाइट्स थी, तो उस फादर की स्टैंडर्डाइज्ड हाइट मल्टीप्लाइड बाय उसके सन की स्टैंडर्डाइज्ड हाइट। ओके, ये मल्टीप्लाई करते गए। ये स्टेप 2 हो गया। तो होगा ये कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, यानी स्टैंडर्डाइज्ड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया, n नंबर्स आ गए। स्टेप 4, स्टेप 3 सॉरी, स्टेप 3 इनकी एवरेज कर लें। ठीक है, दैट्स स्टेप 3, इनकी एवरेज कर लें। और ये जो एवरेज है ये ही कोरिलेशन है। दिस इज हाउ यू डिफाइन कोरिलेशन। ये एक नंबर आ जाएगा, कोरिलेशन एक नंबर। ठीक है, यानी अगर मैं फॉर्मूला वैसे लफ्जों में लिख दूं कि कोरिलेशन इक्वल्स एवरेज ऑफ व्हाट, ये एवरेज है ऑफ x, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स वाला x, और y भी स्टैंडर्ड यूनिट्स वाला y इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, और फिर उनके आपस में प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स कोरिलेशन। अब why इज इट कि कोरिलेशन जो है ये स्ट्रेंथ, ये जिस तरह से हमने कंप्यूट किया है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह से मैंने ये कंप्यूट किया है, ये जो 3 फिगर्स मैंने बनाई थी, जिसमें मैं कहूंगा कि इसमें हाई कोरिलेशन है, मैं लिख देता हूं कि अगर हम लफ्जों में कहते तो हम कहते यहां पे कोरिलेशन हाई है, और यहां पे हम कहते यहां पे कोरिलेशन लोअर है, उतनी हाई नहीं है, और यहां पे हम कहते हैं कि कोरिलेशन 0 है। ठीक है, क्योंकि एक से दूसरे को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो वाई इज इट कि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये फॉर्मूला इस तरह पहले केस में हाई आंसर देगा, दूसरे केस में लोअर आंसर देगा, और तीसरे केस में 0 आंसर देगा। लेट्स सी। इधर भी ऐसा करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास डेटा था, और लेट्स से डेटा इस तरह का था। ओके, अच्छा, डेटा का जो मीन है, ये म्यू एक्स हो गया, ये म्यू वाई हो गया। मैं
इधर डैश्ड लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ कि यानी इस लाइन के राइट पे वो पॉइंट्स हैं जो मीन से बड़े हैं और इस लाइन के लेफ्ट पे वो पॉइंट्स हैं एक्स के जो मीन से छोटे हैं। इसी तरह मैं एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें लाइन के ऊपर मीन से बड़े पॉइंट्स हैं, लाइन के नीचे मीन से छोटे पॉइंट्स हैं। जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन में आप ये कहते हैं ना x माइनस मीन ऑफ x, y की वैल्यू माइनस मीन ऑफ y, ये करते हैं ना स्टैंडर्डाइजेशन में आप लोग? यस और नो? Yes. उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो स्प्रेड को कैप्चर होता है। इसका मतलब है कि जो भी आंसर आना है इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना है वो ये न्यूमरेटर डिटरमिन कर रहा है, x माइनस म्यू एक्स। न्यूमरेटर से पता लग रहा है कि आंसर पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए हाईलाइट करूं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है रीजन, इसमें x जो स्टैंडर्डाइज्ड x होंगे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे सर। क्योंकि इधर तमाम वो वाले एक्स हैं राइट साइड पे जो मीन से बड़े थे। एक्स, इनकी एक्स वैल्यूज मीन से बड़ी थी राइट साइड, देयरफॉर उनके स्टैंडर्डाइज स्कोर्स पॉजिटिव होंगे। जबकि इस साइड पे एक्स वाली जो वैल्यूज है स्टैंडर्डाइज्ड वो नेगेटिव होंगी। ओके, अब वाई वाली वैल्यूज देख लेते हैं। वाई वाली वैल्यूज यहां पे पॉजिटिव होंगी और वाई वाली वैल्यूज और कौन सा कलर करें, यहां पे नेगेटिव होंगी। आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं? स्टैंडर्ड। अब लेट्स कॉल दीज 4 क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट किसे कहते थे? इस वाले को, आई थिंक इसको कहते थे। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। मेरे साथ हैं आप लोग? मैंने बस क्वाड्रेंट्स का नाम दे दिया। मुझे बताएं कि जब मैं प्रोडक्ट करता हूं, जब मैं स्टैंडर्डाइज्ड एक्स को मल्टीप्लाई करता हूं स्टैंडर्डाइज्ड वाई से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टैंडर्डाइज्ड एक्सेस पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? एक्स और वाई, स्टैंडर्डाइज्ड वाई वो भी पॉजिटिव। हाँ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव हो रहा होता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से सारे जो प्रोडक्ट्स आने वो पॉजिटिव आने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। यस, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव होंगे, आंसर पॉजिटिव आएगा। ग्रेट। और इन 2 क्वाड्रेंट्स में जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ जाना है,
क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 इधर नेगेटिव प्रोडक्ट आ जाने हैं। फिलहाल आप मेरे साथ हैं कि नहीं? एनीवन? जी सर। ओके। और जिसको आप कोरिलेशन कहते थे, जिसको आप कोरिलेशन कहते हैं, वो कोरिलेशन तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की एवरेज नहीं है। जी। ओके, कोरिलेशन इन्हीं प्रोडक्ट्स की एवरेज है। ओके, मुझे बताएं अब जो ग्रीन डेटा पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं इस एग्जांपल में, जो ग्रीन डेटा पॉइंट्स हैं, ये ज्यादातर कौन से क्वाड्रेंट्स में है? फर्स्ट एंड पॉजिटिव में। पॉजिटिव। फर्स्ट में और थर्ड में। जी जी सर। तो इसका मतलब है कि इनके प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में प्रोडक्ट पॉजिटिव होते हैं। जी। इसका मतलब उनकी जो एवरेज लूंगा वो एवरेज भी पॉजिटिव आने लगी है, क्योंकि ज्यादा नंबर्स ही प्रोडक्ट्स ही पॉजिटिव हैं, तो उनकी एवरेज भी पॉजिटिव ही होगी। यस सर। यानी जो कोरिलेशन आने लगी है इस फिगर की, इस फिगर की कोरिलेशन पॉजिटिव होगी। Because it is average of mostly positive products, यानी जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनका आंसर पॉजिटिव आ रहा है ज्यादातर, तो उनकी एवरेज भी पॉजिटिव आएगी। ओके, दूसरा केस देखते हैं क्विकली, और अब मैं पूरी तरह ड्रॉ नहीं करता, आप लोग गैस करेंगे। अब नाउ लेट्स से मेरा डेटा ऐसे था, अब क्या होगा? नेगेटिव आ गई। अब वो जो क्वाड्रेंट्स बनने थे वो क्वाड्रेंट्स कैसे बनने हैं? मीन के अंदर से लाइनें अगर मैं निकालूं, ज्यादातर तो ये 2 में और 4 में है, जहां पे प्रोडक्ट्स नेगेटिव होते हैं, है ना? Yes, sir. Correlation will be a negative number. Will be negative. ठीक है। और इसने भी स्ट्रेंथ की बात नहीं की। मैं तो कहता कि ये स्ट्रेंथ क्यों मेजर कर रही है एसोसिएशन की। अब तीसरा केस देख लेते हैं क्विकली, और वो केस बल्कि यहीं से उठा लेते हैं हम। थर्ड केस, चलो अब पर्पल हो गया तो हो गया। Actually, I can fix this. इसमें क्या होगा? What will happen? सर इसमें सारे क्वाड्रेंट में तकरीबन इक्वल अमाउंट होगी। सर जीरो होगा इसमें। यानी यानी एवरेज जीरो हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। यस सर। क्योंकि जितना एवरेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट्स हैं ये पॉजिटिव आ रहे होंगे, इसी तरह फोर्थ में भी तो ऑलमोस्ट उतना ही है, नेगेटिव आ रहे होंगे वो उतना ही। जितना सेकंड में पॉजिटिव आ रहे होंगे उतने ही कहीं थर्ड में भी हैं नेगेटिव आ रहे होंगे। तो एवरीथिंग कैंसल्स आउट, पॉजिटिव प्रोडक्ट्स भी हैं, नेगेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं,
जब इनकी एवरेज करूंगा तो एवरेज 0 के करीब आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन विल बी 0, 0। और इसको थोड़ा सा ही अगर मैं यानी मैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम राउंडेड केस बना दिया है, लेकिन अगर इसको लेस राउंड करता जाऊं तो कोरिलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, और ये बिल्कुल लाइन के पास अगर आ जाए सारा डेटा, एक ही लाइन पे लाई करने लग जाए, तब कोरिलेशन हाईएस्ट होगी, और वो कोरिलेशन होगी 1, कि परफेक्ट कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। एक्स बढ़ता है, वाई एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर सकता हूं मैं कि वाई की क्या वैल्यू आएगी, लेकिन अगर जरा सा चेंज हो सकता है तो कोरिलेशन कम होना शुरू हो जाती है। और जब बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप एक्स से वाई या वाई से एक्स, तो कोरिलेशन 0 हो जाती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ कोरिलेशन मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। मैं बल्कि ये बातें लिख देता हूँ कि ये प्रूव किया जा सकता है, पर अभी शायद मेरे पास टाइम नहीं है, कि जिसको आप कोरिलेशन, अक्सर कोरिलेशन को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन is usually denoted by the letter R, और R की वैल्यू हमेशा is always between -1 and 1। ये पहली बात। दूसरी बात, R equals 0 implies, what does this imply? बताएं। सब क्वाड्रेंट्स में आउटपुट मतलब कैंसिल हो रहे हैं। दिस implies no association, कि x और y एसोसिएटेड नहीं आपस में। क्या मैं कह सकता हूं कि ये इंडिपेंडेंट है? क्या मैं कह सकता हूँ ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं? क्योंकि एक जो है वो दूसरे को अफेक्ट कर ही नहीं रहा। ओके, तीसरी बात, अगर एसोसिएशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाए तो इट इम्प्लाइज परफेक्ट एसोसिएशन। अच्छा, एक टर्म जो मैं अभी तक यूज नहीं कर रहा था, जो मुझे करनी चाहिए थी, जितना भी हमने कहा है ये लीनियर एसोसिएशन की बात हो रही है। जहां जहां मैंने एसोसिएशन कहा है मुझे कहना चाहिए था लीनियर एसोसिएशन। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। दिस इंप्लाइज परफेक्ट लीनियर एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और इसके अब कुछ केसेस आ जाते हैं कि अगर R 1 है या -1 है, ठीक है, तो R equals 1 का मतलब है कि परफेक्ट लीनियर पर पॉजिटिव एसोसिएशन है, और R अगर -1 है तो तब भी परफेक्ट लीनियर एसोसिएशन है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, कि मैं परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जब x बढ़ेगा तो y कितना नीचे जाएगा, एग्जैक्टली बता सकता हूं। और ये जो एक्सट्रीम वाले केसेस है ना, R equals 1 वाले, ये सिर्फ तब होंगे जब आपका डेटा इस तरह है, ये पहला डेटा पॉइंट, दूसरा डेटा पॉइंट, तीसरा डेटा पॉइंट, चौथा, जितने भी, ठीक है। यानी अगर मैं इनके अंदर से एक एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर सकता हूं ना, ये परफेक्टली लीनियरली एसोसिएटेड डेटा। और ये जरूरी नहीं कि ये इस तरह 45 डिग्री पे हो, किसी भी तरह का डेटा अगर लेट्स से इस तरह का हॉरिजॉन्टल पड़ा है, ये भी मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इनके बीच में से, परफेक्ट लीनियर एसोसिएशन है, ठीक है। या और डेटा अगर इस तरह ये नेगेटिव इस तरह भी हो सकता है, परफेक्ट है नेगेटिव, लेकिन ज़रा सा भी डेटा में अगर थोड़ा सा नॉइज़ आया और प्रेडिक्शन थोड़ी सी मुश्किल हुई तो कोरिलेशन लेस देन 1 हो जाएगी।
ऑलराइट, सर टाइम एंड हो गया सर, लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, तो सिग्नल भी नहीं आते। तो फिर तो आपको टाइम एंड होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, आपकी तो वैसे ही खत्म हो जानी क्लास। व्हाई आर यू वरीड? नो सर, सर इसमें 2 घंटे का ना ड्यूरेशन होता है, उन्होंने बैकअप रखा हुआ है कि उसके पास सिग्नल नहीं आते। तो तकरीबन ये तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, लाइट नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यू आर डूम्ड आइदर वे। आपकी तो लाइट अगर है ही नहीं तो आपने तो अभी क्लास से चली जाना है जब लाइट खत्म हो जाएगी आपकी। तो व्हाई आर यू वरीड? सर अगली क्लास लेनी है सर, कुरान की क्लास है। वो तो कुरान की क्लास ले ही नहीं सकते, उनकी तो लाइट खत्म होने वाली है। सर आपने तो लेनी है ना। हाँ, चलें, अब मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ एंड करते हुए कि ये मैं लीनियर क्यों कहा, कि लीनियर एसोसिएशन क्यों है। एक तो आपको इधर से ये पता लग गया कि अगर डेटा लाइन पे लाई करता है ना, सीधा लाइन पे, तो फिर कोरिलेशन 1 आ जाती है, परफेक्ट लीनियर एसोसिएशन। लेकिन ये जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है, बी केयरफुल कि कोरिलेशन का फॉर्मूला सिर्फ लीनियर एसोसिएशन डिटरमिन करता है। अगर आपका डेटा इस किस्म का है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह के डेटा को अप्रोक्सीमेट करने के लिए कोई लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन। कर्व तो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करना होता, मैं कहता अच्छा यार इस तरह का कोई कर्व है, मैं सारा डेटा तो नहीं, ये कर्व ड्रॉ कर लेता। ये लाइन नहीं है, यानी इसमें एक्स और वाई की जो एसोसिएशन है वो नॉन लीनियर एसोसिएशन है, नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है। तो अगर इस तरह का डेटा आपके पास है बाइवेरिएट, उसकी स्कैटर डायग्राम अगर इस तरह की है, तो वार्निंग, डोंट यूज कोरिलेशन। फॉर सच डेटा। ये कोरिलेशन सिर्फ डेटा का स्ट्रेंथ बताती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, अगर डेटा लीनियर तरीके से बिहेव कर रहा है दो वेरिएबल्स का। इसमें ऐसे नहीं है। एक और भी वर्ड ऑफ कॉशन कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपका डेटा परफेक्टली लीनियर था, परफेक्टली लीनियर, लेकिन एक आउटलायर है, एक पॉइंट जो आउटलायर है, इस एक आउटलायर की वजह से जो कोरिलेशन है वो बहुत कम आ जाएगी, 1 नहीं आएगी, काफ़ी कम आ जाएगी कोरिलेशन, ठीक है। तो इवन दो डेटा, मेजॉरिटी डेटा नज़र आ रहा था कि लीनियरली एसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एक्स और वाई की, लेकिन एक डेटा पॉइंट जो है वो आपके, जिस तरह हमने फॉर्मूला ये बनाया है प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स और एवरेज उनकी कर, वो फॉर्मूला ये केस को हैंडल नहीं कर पाएगा। कोरिलेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो आ जाएगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। तो अगर आपने कोरिलेशन यूज़ करनी है, अगेन सेकंड वर्ड ऑफ कॉशन, ट्राई टू रिमूव आउटलायर्स, ट्राई टू रिमूव आउटलायर्स बिफोर कंप्यूटिंग या यूजिंग कोरिलेशन। ठीक है, ओके। चलें, हम कोरिलेशन तक तो कवर कर पाए,
जो हम नहीं कवर कर पाए वो थी रिग्रेशन, और यू शुड एटलीस्ट नो कि आप ये ना समझिएगा कि आपने ये कोर्स पढ़ के प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का सब कुछ कवर कर लिया है। एक जो मेन चीज़ रिग्रेशन वो हमने वो नहीं की, और रिग्रेशन का मकसद सिर्फ ये था, बिल्कुल वो कोरिलेशन से जुड़ी हुई चीज़ है। रिग्रेशन का मकसद था ये कि आप प्रेडिक्शंस कर सकें, प्रेडिक्ट y फ्रॉम x, कि अगर आप x की वैल्यू बता देता तो आप y के बारे में मुझे कुछ बता सकते, या कोई चांसेस ही बता सकते कि अगर फादर की हाइट, अगर मैं आपको बता दूं कि फादर की हाइट है आई डोंट नो 70 इंचेस, 70 इंचेस क्या बनेगा 5'10" आई गेस, या अगर फादर की हाइट 70 इंचेस है तो मैं आपसे इस तरह के सवाल पूछ सकता था फिर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सन्स हाइट ग्रेटर देन 72, 6 फुट से बड़ा सन गिवन के फादर की हाइट 70 इंचेस थी। इस तरह के सवाल हम हल कर सकते हैं फिर। उसके लिए आपको ये रिग्रेशन का मेथड आना चाहिए था। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ हमने ये नहीं किया, यू शुड नो कि हमने ये नहीं किया, ठीक है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि सेमेस्टर कंडेंस था, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने नहीं की वो है टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं आपको ये टर्म कम से कम दे रहा हूँ कि आप ये टर्म अगर आप कभी भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अगर इस तरह की टर्म इनकाउंटर करें तो ये ना समझिएगा कि ये बहुत एडवांस टॉपिक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी के कोर्स में पढ़ाए जाने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली मैं कवर नहीं कर सका, पार्टली द रीज़न इज़ कि कोविड की वजह से सेमेस्टर कंडेंस हो गया। तो ये दो चीज़ें हैं, रिग्रेशन मेथड और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यू शुड एटलीस्ट नो कि आपको ये नहीं आते, और ड्यूरिंग योर डिग्री चाहे खुद पढ़ना पड़े आपको, इनको देख लीजिएगा, क्योंकि दुनिया तो ये बहाना बर्दाश्त नहीं करेगी ना कि वो कोविड की वजह से कंडेंस था। यू मस्ट नो व्हाट यू नीड टू नो। ठीक है जी, दैट कंक्लूड्स द लेक्चर, दैट कंक्लूड्स द कोर्स।